नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड बीएससीबी, सीबीएसई या किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड के छात्र हैं तो यह वन शॉट वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस एक ही वीडियो में हम वैद्युत आवेश की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन टू चार्जेस से लेकर आवेश के मूल गुणों यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तक के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान और मजेदार भाषा में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर क्या है? तो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गया उसको कहते हैं विद्युतीय आवेश, और फील्ड का जो हो गया वो विद्युतीय क्षेत्र। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं यानी जो विद्युतीय आवेश हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है कि इस ब्रह्मांड के जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि हर पदार्थ जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है जिसका नाम है परमाणु यानी एटम। तो ये जो परमाणु है हमारा, ये जो हमारा परमाणु है यानी कि एटम है, वो इस ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं का बिल्डिंग ब्लॉक है। और इस परमाणु के पूरे द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित रहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इस परमाणु का पूरा द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इसी परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सभी उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और हमारा ये न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी परमाणु के अंदर में उपस्थित रहते हैं। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस पर हमारा एक निगेटिव चार्ज है, इस पर हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, और ये जो प्रोटॉन है इस पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो न्यूट्रॉन है इस पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है और जो प्रोटॉन है वो धनावेशित है, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जब तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का यानी तीनों अपरमाणविक कण का जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो हमारा है उन दोनों पर ही निगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया वो निगेटिवली चार्ज्ड है और जो प्रोटॉन हो गया वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यानी कि जब हम लोग आवेश की बात, जब हम लोग चार्जेस की बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो तरह के चार्जेज होंगे। एक हमारा होगा ऋणात्मक टाइप का और एक होगा हमारा धनात्मक टाइप का। तो जो हमारा ऋणात्मक रहेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो हमारा धनात्मक रहेगा उसको हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। और न्यूट्रॉन पे चूँकि कोई चार्ज है ही नहीं तो उसका चार्ज कहा जाना ही सही नहीं है, यानी कि वो चार्ज है ही नहीं। जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आते हैं, ये हैं हमारे चार्जेज यानी आवेश। तो जब जैसे कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु हम लोग के पास रखा हुआ है, कोई भी वस्तु हमारे पास रखा हुआ है और उस वस्तु पर विपरीत दिशा में दो बराबर फोर्स लगाए जाएं। मान लिया कि जैसे ये हमारा बोर्ड पेन है, इस पर एक बाएं हाथ से फोर्स लगाएं हम और एक दाएं हाथ से लगाएं। अगर हम इस तरह से इसको फोर्स लगाते हैं तो ये जो हमारा बोर्ड मार्कर है वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा, ना तो ये दायां जाएगा ना तो ये बायां जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से इस पर हम लोग बराबर और विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो सेम ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के केस में। अगर बराबर मात्रा में, बराबर नंबर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हों यानी उपस्थित हों तो वो क्या होते हैं,
कि नेट रिजल्टेंट जो है उनका 0 हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्ट्रेंथ और प्रोटॉन के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक साथ, मान लिया कि ये एक चैम्बर है कोई, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को रख दिया, तो ये हमारा क्या होता है, ये निगेटिव होता है और ये हमारा पॉजिटिव होता है। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात बोल रहे हैं, तो स्ट्रेंथ भी जो होगा, दोनों का स्ट्रेंथ होगा, वो स्ट्रेंथ बराबर होगा। दोनों का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का स्ट्रेंथ जो होगा वो बराबर होगा। और साइन अलग अलग होने की वजह से, दोनों के आवेश का उल्टा विपरीत नेचर होने की वजह से, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारा नेट जो चार्ज बच जाएगा वो हमारा 0 चार्ज बच जाएगा। यानी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर बराबर रहते हैं, यानी उसके स्ट्रेंथ बराबर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रिजल्टेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमारे पास आता है कि हम लोग आवेश को डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा चार्ज है उसको हम लोग को जब डिफाइन करने की बात आती है तो हम कैसे बोलेंगे कि हम चार्जेस कैसे बताना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमारा चार्ज है यानी जो आवेश है, हम उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो होता है, चूंकि ये एटम का छोटा एटम का ही ये पार्ट है, यानी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें अगर किसी एक्सटर्नल या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये फोर्स का अनुभव करते हैं। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके बीच में हमने इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है, जो कि चार्ज है, इसको जब हम रखते हैं तो ये अपने सराउंडिंग में बल का अनुभव करता है, ये अपने आसपास एक बल का अनुभव करता है, दैट इज कॉल्ड अ चार्ज। सो गाइज, अब हम लोग चार्जेस तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र क्या होते हैं और इसका जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हुआ उसका यूनिट होता है कूलम्ब। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को उठा लें, यानी या तो इलेक्ट्रॉन को उठा लें या प्रोटॉन को उठा लें, तो वो जो ये इनका एक प्रॉपर्टी होता है, ये उनका एक खुद का गुण है कि जहाँ पे भी ये प्लेस कर दिए जाएंगे, जहाँ पे भी ये रख दिए जाएंगे, तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। जब हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हम लोग एक फील्ड है जिसमें हम लोग घूम रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जब आप ऐसे गोल गोल घूमेंगे तो आपके हाथ के चारों ओर लगेगा कि कुछ बल का अनुभव हो रहा है जो आपके हाथ से रगड़ खा के जा रहा है, तो वो जो आप रगड़ खाने जैसा महसूस करते हैं वही हमारा क्षेत्र होता है। तो उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक पार्टिकल से। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रख देते हैं स्पेस में, स्पेस यानी किसी भी जगह पे हम लोग रख दे रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर ना एक क्षेत्र बन जाएगा जो कि इसके होने का एहसास होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, अब हमारा एक और जो चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है प्रोटॉन, हम लोग उसको लेते हैं। चूँकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ बल होगा और इसका भी कुछ ना कुछ बल होगा। तो ये हमारा जो निगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनसे जो बल या जो उनके जो फोर्स होते हैं या उस फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। यानी जब किसी पॉजिटिव चार्ज को यानी प्रोटॉन को अगर रख दिया जाए, अगर हम लोग प्रोटॉन को रख दें तो हमें ये महसूस होगा कि उससे निकलने वाला जो फोर्स है वो बाहर की ओर है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को रख दें तो इससे जो लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंदर में घुस रहा है। यानी जब हम लोग प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो हमारा जो विद्युतीय क्षेत्र जो रहता है वो लगता है कि बाहर की ओर जा रहा है, और निगेटिव जब हम चार्ज रखते हैं तो ये अंदर की ओर जा रहा है। यानी कि अगर निगेटिव चार्ज
और पॉजिटिव चार्ज दोनों रख दिए जाएं, ये मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लिया कि निगेटिव चार्ज है, जब ये रख दिया जाए तो पॉजिटिव से निकलने वाले जो फील्ड होंगे उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और जो निगेटिव की तरफ रखेगा, जो निगेटिव चार्ज होगा उसमें लगेगा कि जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इंटर कर रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब एक साथ प्लेस कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि इससे निकल रहा है और इसके माध्यम से अंदर घुस रहा है। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है फोर्स पर कूलम्ब, यानी कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखते हैं तो ये अपने चारों ओर, इसका तो ये एरिया हो गया ना, इसका ये एरिया हो गया, तो ये अपना ये महसूस करता है कि उसके सराउंडिंग से कुछ ना कुछ आउटवर्ड में निकल रहा है। तो इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ होता है, हम लोग पहले बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये जो हमारा मान लिया कि ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो इसका भी अपना एक स्ट्रेंथ होगा। तो इस जो स्ट्रेंथ होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। क्लासेस। तो गाइस आज हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में जानेंगे। कंडक्टर्स यानी सुचालक, इंसुलेटर्स यानी कुचालक, यानी सुचालक यानी कि विद्युत चालक, कुचालक यानी कि विद्युत विरोधी। तो आइए देखते हैं हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में, वो आप लोग 8th से 10th के बुक में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सीधा अपने 12th वाले पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंडक्टर्स होते क्या हैं। हम लोग कैसे जानेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। मान लिए कि ये मेटल रॉड है। ओके, क्या है? मेटल रॉड, यानी कि धातु है, जो एक धातु है जो कि छड़ टाइप का है। ठीक है, मेटल रॉड यानी कि धातु छड़। उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक उलन क्लॉथ ले रहे हैं, यानी ऊनी कपड़े से एक मेटल रॉड को रब कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि उस पर किसी भी तरह के चार्जेस का अपीयरेंस नहीं हुआ है। अब चार्जेस का अपीयरेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बस आने वाले कुछ मिनट में हम लोग इसको जान जाएंगे। बस अभी ये समझेंगे कि अपीयरेंस हो रहा है, अपीयरेंस नहीं हो रहा है। तो आगे ये हम देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि मेटल रॉड है। अब ये क्या है? एक मेटल रॉड है जिसमें एक प्लास्टिक या फिर एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है। ओके, और उसे मैंने इसे टच नहीं करा है। जो ये हैंडल है ना, जो ये प्लास्टिक या फिर वुडन का जो लगा हुआ है इसमें हैंडल, उस हैंडल को मैंने टच नहीं करा है और इसे उसी ऊनी कपड़े से रब करा है। तो रब करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसी पर रहते हैं। ओके, ये जो हमारा मेटल रॉड है उसी पे रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चार्ज इस मेटालिक रॉड पे अपीयर हो चुके हैं, यानी चार्जेस के प्रेजेंस को हम लोग देख सकते हैं। अब ये है कि एक और है जो एक प्लास्टिक का रॉड है। ओके, प्लास्टिक का रॉड है जो कि ये एक वायर है, कॉपर वायर है। ओके, ये है आपका कॉपर वायर और ये एक न्यूट्रल पिथ बॉल है। एक बॉल है जो कि न्यूट्रल, यानी उस पे नेट जो चार्जेस हैं वो 0 है, यानी इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में निगेटिव है। तो इक्वल अमाउंट में जब दोनों चार्जेस प्रेजेंट रहते तो क्या नेट मेरा 0 मिलेगा, यानी कि नेट चार्ज 0 मिलेगा, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। चार्जेस तो होंगे बट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ न्यूट्रल पिथ बॉल और न्यूट्रल बॉल। ओके, और ये जो न्यूट्रल बॉल है वो किससे से कनेक्टेड है? कॉपर वायर से। और ये कॉपर वायर किससे से कनेक्टेड है? एक निगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड से। एक प्लास्टिक रॉड है जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है और ये कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है, और कॉपर वायर का जो एंड है वो किससे से जुड़ा हुआ है? एक न्यूट्रल बॉल से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वायर है ना, ये कॉपर वायर है, उस पर चार्जेस का अपीयरेंस हो चुका है।
और जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे जो कॉपर वायर हमने रखा है इसे क्या कर रहे हैं, इसे रिप्लेस कर दे रहे हैं एक नायलॉन थ्रेड से। ओके, एक नायलॉन थ्रेड है या फिर एक रबर बैंड है, रबर, ओके, रबर से बना हुआ बैंड है या फिर नायलॉन का एक धागा है, और उससे मैंने क्या करा है, एक तरफ प्लास्टिक रॉड से और दूसरी तरफ पिथ बॉल जो कि न्यूट्रल है उससे जोड़ दिया है। तो जब आप इसे देखेंगे तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो ये प्लास्टिक रॉड है जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है, इसके चार्ज का अपीयरेंस इस नायलॉन थ्रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ओके, तो ये जो कॉपर वायर है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, इसलिए वो इन निगेटिवली चार्ज को कैरी कर लेता है। ओके, लेकिन ये जो नायलॉन थ्रेड जो है या फिर जो रबर का जो बैंड है वो इस निगेटिव चार्ज को कंडक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का रॉड हो गया, नायलॉन का धागा हो गया, हमारे क्लॉथ्स हो गए, वुड्स हो गए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर पास नहीं होने देती हैं। ओके, तो इस केस में ऐसा क्या होता है कि वुडन जो क्लॉथ होता है वो उस पर किसी भी चार्ज के अपीयरेंस का कोई भी साइन प्रेजेंट नहीं होता, या हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो चार्ज्ड है। ओके, तो देखिए कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, जो अर्थ होता है, जो एनिमल्स बॉडी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी से, एक एनिमल्स बॉडी से या फिर अर्थ से इलेक्ट्रिसिटी को आराम से ईजिली पास किया जा सकता है। ओके, तो इस केस में क्या होता है, जो मेटल रॉड है उस पर हमने क्या किया, उसे उलन क्लॉथ लिया और उसे ऐसे ऐसे रब करा। तो रब करने की वजह से जो भी चार्जेस का अपीयरेंस होगा वो हमारे इस हैंड में पकड़ने की वजह से हमारे हैंड के थ्रू लेग तक गया, लेग के थ्रू चला गया अर्थ को। तो यहाँ जो एक ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह का काम कर रहा है, कंडक्टर का काम कर रहा है। इसी वजह से इस उलन क्लॉथ से, इस मेटालिक रॉड को रब करने से जो भी इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्जेस का अपीयरेंस हुआ वो क्या हो गया, वो अर्थ को चला गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स का अपीयरेंस और वो चला ही जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो रहा ही नहीं तो उसका साइन ही नहीं पता चलेगा। और ये जो हमारा ये जो सेकंड केस है जिसमें कि मेटल रॉड तो है, यहाँ पे एक प्लास्टिक का या फिर जो वुडन का हमने क्या करा है, एक हैंडल लगा रखा है। तो जब मैं, और इसे मैंने टच नहीं करा है, सबसे बड़ी बात कि मैंने इसे टच नहीं करा है। ओके, अब ये क्या है, मैंने इसे ऐसे ऐसे रब करा। तो रब करने के बाद जो इस पे चार्जेस का अपीयरेंस हुआ वो कहाँ तक जाएगा, मेटालिक बॉडी और उसके बाद प्लास्टिक तक। ओके, यहाँ पे जो प्लास्टिक का जो हैंडल लगा है उसके एंड तक जाएगा। उसके बाद चूँकि किसी एक्सटर्नल, किसी ऐसे चीज़ के कांटेक्ट में नहीं है जिससे कि चार्जेस का ट्रांसफरेंस हो सकता है, तो वो जो चार्ज है वो जहाँ पे मेटल रॉड पे जहाँ कहीं पे भी अपीयर हुआ है वो अपने मेटालिक रॉड के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो उसी मेटालिक रॉड पे पड़ा रहेगा। इसलिए जब हम उसे टच करते हैं तो हमें चार्जेस का अनुभव होता है। ओके, आवेश का अनुभव होता है। जब वो चीज़ प्रेजेंट रहेगी तभी होगा ना अनुभव। तो ये जो कंडक्टर और प्लास्टिक रॉड जो लगा ये उसे बाउंड कर देता है कि यहाँ से जो चार्जेस का अपीयरेंस हुआ है वो कहीं और फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। सिमिलर टाइप क्या होता है, जो निगेटिवली चार्ज जो प्लास्टिक रॉड इस पर चूँकि निगेटिव चार्जेस का अपीयरेंस है। ओके, और ये जो कॉपर वायर है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो जो कंडक्टर है वो इस निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर कैरी कर लेगा, यानी अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने चारों तरफ। तो इस वजह से यहाँ पर तो चार्जेस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो निगेटिवली चार्ज जो प्लास्टिक रॉड है यहाँ पे इसको क्या मिल जा रहा है, ये जो नायलॉन थ्रेड है या फिर जो रबर का बैंड है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने से होकर पास नहीं होने देगा। तो ये क्या करता है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस का नहीं होता है। तो ये एक मेटल्स का और जो इंसुलेटर्स यानी जो कंडक्टर्स और जो इंसुलेटर्स हैं उनका एक प्रॉपर्टी भी ये होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं अगर आप उन्हें किसी भी एक्सटर्नल मीन्स से या किसी भी तरह से चार्जेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो अपने चारों तरफ चार्जेस का अपीयरेंस कर लेगा। जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उन पे आप जहाँ कहीं भी चार्जेस रख देंगे वो चार्जेस वहीं के वहीं स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या हो गए, वैसे सब्सटेंसेस जो कि रीडली अलाउ करते हैं क्या,
इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने का, ठीक है, यानी कि बहुत विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर जाता है बड़े बड़े कंडक्टर वायर से। ओके, तो वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, अर्थ। ओके, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, यानी कि वो उसे रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है कि नहीं मैं पास करूंगा, बोल रहे नहीं तुम पास मत करो, तुम पास मत करो, यानी कि वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, यानी उसे वो बहने से रोक रहे हैं, उसे जाने ही नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बहने दे रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का जो अपोज करता है उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, आप एक एग्जांपल बहुत ही जनरल और जेन्युइन जिंदगी से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं। मान लिया कि आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा ही काम हो, अब उसे क्या है कि बहुत लोग हैं जो रोकना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम ये काम मत करो। क्यों? वो आप उसमें बेनिफिट देख रहे हैं, वो आपको उसमें का निगेटिव चीज़ें दिखा सकते हैं। वो बोलेंगे भाई तुम ये काम मत करो। अब वो क्या कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं। आप वो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, अपने फ्लो में जा रहे हो, वो कहेगा नहीं मत करो मत करो मत करो। मीन्स वो जो लोग जो आपको कह रहे हैं वो काम मत करो, वो क्या है, वो एक तरह का रेसिस्टेंस है। वो आपके जो भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं उसको रोकना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए रेसिस्टेंस हो गए। समझें? तो सेम इसी तरह से जब करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के माध्यम से, तो जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या करता है, उसके फ्लो को रेसिस्ट करता है, यानी उसको जाने नहीं देता है। तो ये जो प्लास्टिक होते हैं, जो क्लॉथ्स होते हैं, वुड्स होते हैं, वो जो होते हैं वो कभी भी अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, जब यही रेसिस्टेंस हाई हो जाती है तो वे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और इंसुलेटर्स के जो एग्जांपल्स है वो क्या है, पोर्सिलेन हो गए, प्लास्टिक हो गए, नाइलॉन हो गए, वुड्स हो गए, एट्सेट्रा। ओके, तो एक बात मैंने ये कहा कि जब आप चार्जेस को इंसुलेटर्स पे कहीं पे भी रख देंगे तो वो वहीं पे रह जाता है, और जब कंडक्टर्स पे रखेंगे तो वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइए अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लास्टिक का बॉक्स है, प्लास्टिक का बॉक्स है। ओके, ये मान लीजिए कि एक मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड है, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, इसे मैं इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई दे रही हूँ, ठीक है, और इसे भी मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई दिया। इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो अब इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो इससे पहले क्या होते हैं, उनका क्या नेचर होता है कि अगर आप उनके सरफेस पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब आप इंसुलेटर पे कहीं पे भी आप चार्जेस रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो वहीं पे स्थिर रहता है, वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो एक हम लोग एक डेली एग्जांपल देखेंगे, डेली लाइफ एग्जांपल। जैसे बचपन में भी खेल खेल करते हुए आदमी बहुत बार करता ही है कि पेन लिया और उसे रब करा, या कंघी लिया उसे अपने ड्राई हेयर पे रब करा, और रब करने के बाद क्या करते हैं, चलो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। भाई जादू क्या है, तो जादू ये है कि मैं अपना ड्राई हेयर पे एक प्लास्टिक का पेन लूँगी या कॉम्ब लूँगी, यानी कि कंघी जो लूँगी, और उसे रगड़ूंगी, और उसे क्या कहूँगी, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लूँगी और कहूँगी कि लो पकड़ो, इसे सटाकर देखो, देखो तुम सट रहा है, देखो ये जादू है। तो ये बचपन के लिए तो भले जादू होता है, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ये जादू कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीज़न में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो जब आप उस कॉम्ब को या जो प्लास्टिक पेन है उसे लेके अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं, उसके वजह से वो जो प्लास्टिक का पेन होता है या कॉम्ब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। कहने का मतलब कि उसके एक एंड पे चार्जेस का अपीयरेंस हो जाता है। ओके, और चूंकि वो प्लास्टिक रहता है इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता है। ओके, प्लास्टिक है तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा उन चार्जेस का। तो जब मान लिया कि इसे मैंने अपने ड्राई हेयर पे रब करा और उसके बाद यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा कहाँ पे, पेपर पे ही, या फिर जो टेबल पे पढ़ते थे जो कि वुडन होता था, यानी लकड़ी का मेज पे, जहाँ से कि चार्ज के ट्रांसफरेंस का कोई भी चांसेस हो ही ना, वहाँ पे हम लोग उस टुकड़े को रखेंगे और उसे ऐसे करके उसके पास ले जाएंगे।
ये वाला जो एरिया था उसे आपको टच नहीं करना, उसे बस रब करना और सीधे ले जाकर उस पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पास लेके जाना। अब वो क्या होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कैसे चार्जेस करते हैं, पहले ही देख रखे हैं कि जो दो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं वही दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कि अगर ये पॉजिटिवली अगर ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज का अपीयरेंस इसके तरफ पे हुआ होगा तो वो निगेटिवली चार्ज होगा, और अगर ये निगेटिवली हुआ होगा तो ये पॉजिटिवली होगा। क्योंकि अट्रैक्शन का केस हम लोग तभी पढ़ते हैं या तभी देखने में आता है जब दो अपोजिट नेचर के चार्जेस प्रेजेंट हों। ओके, तो जब आप रब करने के बाद उसे ले जाते उस कागज़ के टुकड़े के पास तो क्या होता है, वो उसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो अब ये बात क्लियर हो गई होगी, वो कोई जादू नहीं था बचपन का। ओके, ये साइंटिफिक रीज़न है। वो साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो तो अपने चारों तरफ चार्जेस का अपीयरेंस कर लेते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं जहाँ पे आप चार्जेस रख देंगे या किसी भी तरह से चार्जेस को उसके पर्टिकुलर एरिया में अपीयर्ड कर दे रहे हैं तो वहीं पे बने रहेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक मेटालिक रॉड है। ओके, और इस मेटालिक रॉड को हम लोग किसी भी एक्सटर्नल मीन्स से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो गया यहाँ से, चूँकि ये मेटालिक सरफेस है, वो क्या करेगा, अपने आप को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह अपने आप को क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे डाला, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे से जाए गए, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपको यहाँ पे भी टच करने पे आपको करंट महसूस होगा, आपने यहाँ पे टच करा फिर भी करंट महसूस होगा, यहाँ पे टच करेंगे फिर भी करंट महसूस होगा, यहाँ पे करेंगे फिर भी एक झटके का महसूस मतलब कि अनुभव करेंगे, यहाँ आप इतने पे कहीं पे भी टच कर देंगे तो आपको एक झटका का अनुभव होगा। और जब आप इस केस में आएंगे, ये मैंने क्या बोला था कि ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है। प्लास्टिक ही क्यों, आप चाहें तो इसे वुडन ब्लॉक भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लास्टिक हो चाहे वुडन हो, दोनों तो इंसुलेटर ही है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे रख दिए तो क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे टच करें नो इफेक्ट, यहाँ पे टच करें नो इफेक्ट, कोई झटका नहीं लगने वाला, यहाँ पे रखें नो इफेक्ट, यहाँ पे रखें नो इफेक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे अपने उंगली को या किसी भी ऐसे चीज़ को ले जा रहे हैं जो कि चार्जेस के अपीयरेंस को बता सकता है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ले जाएंगे बोल देंगे यस चार्जेस आर प्रेजेंट हेयर। ओके, मीन्स चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो मेटालिक चीज़ें होती हैं जो कि कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करते हैं, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे देखिए कि आप कोई लाइव वायर है, ठीक है, जिसमें से लाइन का सप्लाई हो रहा है, तो जो वायर्स यूज होते हैं लाइन देने के लिए वो तो कंडक्टर्स होते हैं ना, तभी तो आपके घर से मान लीजिए यहाँ से एक लाइन से 3-4 घर है, तो एक घर क्या करेगा, अपना टोकन फंसाया, ले लिया अपना लाइन, दूसरे घर वाले क्या करेंगे, उसके टोकन में से भी उसे खींच तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो लाइन जा रही है, जो वायर जा रही है, उसी में से वो भी टोकन फंसा के अपने घर में ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, वो सभी जगह चार्जेस का अपीयरेंस है, तभी तो आप कहीं से भी ले रहे हैं ना। तो ये कंडक्टर्स के गुण होते हैं। और इंसुलेटर्स के गुण क्या होते हैं कि वो जहाँ पे भी आप चार्ज को रख देंगे वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट करने वाली बात है। अब हम लोग आते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में। हम लोग अर्थिंग कहाँ पे करते हैं और ग्राउंडिंग कहाँ पे करते हैं। अर्थिंग की बात जब भी आती है तो सबसे पहले जब घर में जब लाइन का जो बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि तार टना रहा है, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या देखते हैं कि भाई अर्थिंग लगा दो उसमें। अर्थिंग क्यों चाहिए, ऑब्वियस सी बात है सेफ्टी के लिए चाहिए। तो सेफ्टी किससे चाहिए, चोर से तो सेफ्टी चाहिए नहीं, डाकू से सेफ्टी चाहिए नहीं, तो हमें अर्थिंग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी से चाहिए। वो ना तो चोर है ना डाकू है, वो हमारी आंखों के सामने रहता है और हमें बस आराम से कहीं से थोड़ा सा कुछ भी डिफ़ॉल्ट आया और वो झटका मारा, कहानी ख़त्म। तो उस तरह के जो भी नुकसान होते हैं उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं। ओके, तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद अर्थ थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर इज नोन एज अर्थिंग। ओके, तो अर्थिंग क्या होती है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। अर्थिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो चार्जेज हैं उन्हें हम लोग शेयर कर दें।
किसके थ्रू? ऑब्वियस ही बात है, शेयर करेंगे तो उसके लिए शेयर करने वाले मीडियम चाहिए, तो हम लोग शेयर करते हैं किसके? एक कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चार्जेस विद अर्थ थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर इज नोन एज अर्थिंग। तो हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस का जो अपीयरेंस हो रहा है, उन चार्जेस को हम लोग क्या चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, कैसे भी वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या, तो उसके लिए क्या चाहिए कि हम लोग वो जो चार्जेस अपीयर हुए हैं उन चार्जेस को वैनिश अप कर दें, उन चार्जेस को ख़त्म कर दें। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? वो बह जाएगा, वो जो चार्जेस है वो फ्लो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कंडक्टर्स के थ्रू। तो कंडक्टर्स के थ्रू जब बह जाएंगे तो इसका मतलब है क्या कि आप कंडक्टर लगा दीजिए और कंडक्टर को क्या कर दीजिए? अर्थ में मतलब कि धंसा दीजिए, या फिर अर्थ से किसी भी तरह से उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे? कंडक्टर के थ्रू अर्थ में सीधा प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह से आपको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एक देखिए, एक लाइन है भी कि अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कहाँ होते हैं? सर्किट्स मतलब क्या कि आप एक परिपथ, हिंदी में एक वर्ड होता है परिपथ, जो सर्किट का हिंदी होता है। तो वो जो परिपथ होता है, आप उसी जिस मतलब कि मान लिए कि एक ऐसा बिंदु है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चलना स्टार्ट करता है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनेट हो जा रहा है। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये स्विच है और ये हमारा बल्ब है और इसका कनेक्शन इधर कहीं से भी लाइन आ रहा होगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच को दबाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है? बल्ब जल जाता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे से बीच में कट जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा नहीं, तो उससे हमारा ये जो बल्ब है वो नहीं चलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पाथ नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी पाथ यानी कि विद्युत का चलने के लिए एक रास्ता। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं और उन इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी तरह से या शॉर्ट सर्किट हो या किसी भी तरीके से, जब शॉर्ट सर्किट हम लोग बाद में पढ़ लेंगे कि क्या होता है, वो आगे की चीज़ें हैं। तो किसी भी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी तरह का फॉल्ट आता है, तो आप उस फॉल्ट की वजह से जो नुकसान होता है उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सेफ्टी मेजर। ओके, जो अब अप्लायंसेज होते हैं, तो हमारे आपके घरों में न जाने कितने ऐसे अप्लायंसेज होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। बात आप या लैपटॉप की कीजिए तो आप चार्जिंग के लिए भी यूज किसका करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। टीवी की कर लीजिए, रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिज की कर लीजिए, पंखा की कर लीजिए, कूलर की कर लीजिए, सारी चीज़ें तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलाते हैं। आयरन है। तो ये जो सारी जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो ऐसे अप्लायंसेज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसका कोई भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो हमारे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सारी चीज़ें तो बहुत सबके घरों में है, तो ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गए। अब देखिए कि उन अप्लायंसेज में किसी भी तरह का फॉल्ट आ जा रहा है। जैसे आपने टीवी देख रहा है, कहीं पे मान लीजिए चूहा था, वो कहीं पे गया, तार को काट दिया किसी भी तरीके से। ओके, कहीं से कहीं और तार आया और तार उसमें सट गया, दोनों तार उसमें सट गया। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नुकसान ही होगा ना, सट गया। अब ये देखिए, इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग करते क्या हैं? तो ये जो एक मेटालिक प्लेट होता है, देखिए जैसे हम लोग अर्थिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे घरों में आते हैं, वो कैसे आते हैं? 3 वायर्स होते हैं, है ना। एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ होता है। एक ऐसा वायर होता है जिसे हम लोग को अर्थिंग देना रहता है, तो अर्थिंग करने में हम लोग क्या करते हैं? एक वायर जो अर्थ वायर होता है उसे उठाते हैं और एक मेटालिक प्लेट, ठीक है, मान लिए कि ये मेटालिक प्लेट है और इसको हम एक थिक वायर से जोड़ देते हैं और इसको हम लोग अर्थ वायर से उसको कनेक्ट कर देते हैं। और ये कहाँ पे चला जाता है? ये ज़मीन के अंदर हम लोग इसको बरीड कर देते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर इसको गाड़ देते हैं, ठीक है, गाड़ देते हैं। तो ये क्या होता है? जो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू होकर अर्थ में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अर्थ वो क्या है? कंडक्टर है, तो वो चला जाता है। यहाँ पे हमने अर्थिंग प्रोवाइड करा। अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं? एक मेटालिक थिक यानी कि मोटा मेटालिक प्लेट लेते हैं, उसमें एक थिक वायर लगाते हैं और उसे अर्थ वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, हाँ, अब आइए देखते हैं कि जो ये 3 वायर्स में से एक बचा लाइव और एक न्यूट्रल वायर्स। तो लाइव वायर होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और जो न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रिसिटी उसमें रहता तो है लेकिन वो न्यूट्रल रहता है। ओके, मीन्स
ये थोड़ी डिटेल की बात होगी, थोड़ी आगे की बात होगी, क्योंकि 3 फेजेस सप्लाई जब पढ़ेंगे तो ये बाकी बातें बहुत बात की हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो अर्थिंग वायर होता है उसे हम लोग अर्थ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमें कोरिलेट करना था यहाँ से अर्थिंग से और सेफ्टी मेज़र, और इससे ये जो अर्थ देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सेफ्टी मेज़र से, इसे हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। मान लिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला अप्लायंसेस है, जैसे कि वो आपका आयरन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उन सब चीज़ों का जो मेटालिक पार्ट होता है ना, जो मेटल से बना होता है, उस मेटल का कनेक्शन अर्थ वायर से किया रहता है। ठीक है, जो आयरन है या जो भी रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, उस सब के मेटालिक पार्ट का जो कनेक्शन रहता है वो अर्थ वायर से रहता है। क्यों? क्योंकि जो किसी भी तरह का फॉल्ट आएगा तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो मेटल वाली जो मेटालिक पार्ट है वही उसको कंडक्ट करेगा। तो नुकसान कहाँ से पॉसिबल होगा? मेटालिक से। तो जो मेटालिक पार्ट होता है उसी का कनेक्शन हम लोग अर्थ वायर से करते हैं। किसी भी वजह से अगर उस अप्लायंस में किसी भी तरह के इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट की वजह से जो भी नुकसान होने की संभावना है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? सीधा चला जाएगा अर्थ के पास, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट ये खत्म होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते क्या है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस होता है और एक निगेटिव चार्जेस होता है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं धन आवेश, इसको क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। ठीक है, और इंग्लिश में क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसके हम लोग कुछ मूल गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेन जो उसका गुण होता है वो क्या होता है? पहला होता है एडिटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, या एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरा क्या होता है आपका? चार्ज इज कंजर्व्ड। तीसरा क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ? आवेशों का योग, जो आवेश है उनका योग। ठीक है, आवेशों का योग। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या होता है कि संरक्षण किसका? आवेशों का। ठीक है, आवेशों का संरक्षण हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, ठीक है, ये हमारा आवेशों का संरक्षण है। देखिए, हम लोग पहला को डिस्कस करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? समेशन करना, योग करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अलजेब्राइक सम करते हैं। अलजेब्राइक सम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को कंसीडर करते हुए। जैसे मान लिया कि हमारे पास क्या है? कोई कंटेनर है, उसमें +2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, -3 कूलम चार्ज रखा हुआ है और -4 कूलम चार्ज रखा हुआ है। अब ये जो हमारा कंटेनर है इसमें पूरा कितना चार्ज होगा? तब क्या करेंगे? +2 -3 -4 को ऐड कर देंगे, तो -3 -4 क्या हो जाएगा? +2 -7 = -5 कूलम हो जाएगा हमारे पास चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अगर मान लिया कि आपके पास +2 कूलम और -2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास 0 कूलम चार्जेस होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का। अब हम देखेंगे चार्जेस कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या होता है? आवेशों का संरक्षण। इसका कहने का मतलब ये होता है, संरक्षण का मतलब कि हम लोग चार्जेस को यानी कि आवेशों को ना तो बना सकते हैं और ना ही उनको नष्ट कर सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये कोई बर्तन है। ठीक है, बर्तन
और इसमें हम लोग क्या रखे हैं, चार्ज रखे हैं। अब ये बर्तन जो है ना हमारा जो वेसल है, ठीक है, वो किस चीज का है, ये कंडक्टर का है। कंडक्टर यानी कि ये चालक का है ये बर्तन। अब इसमें आप क्या कर दिए, इसमें चार्ज रख दिए, तो चार्जेस क्या करेंगे ना, ये सब इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लेकिन इस आउटर सरफेस में जितने भी चार्जेस रहेंगे सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, ठीक है गाइस। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से हटा करके ही भगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, चार्ज इस कंजर्व, इसका एक और तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लॉथ है, ठीक है, कोई कपड़ा का टुकड़ा है, ठीक है, उसको आप रब करते हैं, और रब करने के बाद आपको क्या होता है, ये आवेशित हो जाता है, ये आवेशित हो जाता है, कोई ना कोई एक धन आवेश हो जाएगा और एक ऋण आवेश हो जाएगा। लेकिन धन आवेशित होने और ऋण आवेशित होने का मतलब यह नहीं है कि आपने धन आवेश को और ऋण आवेश को क्रिएट कर लिया, ओके गाइस। इसका मतलब बस ये क्या होगा कि इसके पास भी कुछ चार्जेस है, इसके पास भी कुछ चार्जेस है, बस दोनों को रब करने की वजह से दोनों का अपीयरेंस अलग अलग हो गया। ये एक साइड पोलराइज हो गया और ये एक साइड पोलराइज हो गया, ओके गाइस। तो हम लोग अब अगला देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये हम लोग आवेशों का क्वांटमीकरण या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे हम लोग क्या समझते हैं। चार्ज तो पता ही है, बट क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए कि आपके पास दो बॉडीज है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि एक बॉडी हमारे पास यहाँ कहीं है, मान लीजिए कि एक बॉडी हमारा यहाँ है और दूसरी बॉडी क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। और इस बॉडी से इस बॉडी पर क्या करना है, चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो चार्ज किस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये जो हमारा चार्ज का जो बेसिक गुण होता है ना, चार्ज कैसे किसी से मिलकर बना होता है, प्लस या फिर माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर ये हमारा माइनस सी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और प्लस सी का मतलब हो गया प्रोटॉन। तो जो चार्ज होता है ना, वो छोटे छोटे किस चीज़ से बना होता है, प्लस ई और माइनस ई के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे ना यही क्या होता है, हमारा आवेश का मूल इकाई होता है, ठीक है, यानी कि यही सबसे छोटी वैल्यू होती है। अब ये जो चार्ज का ट्रांसफरेंस इस बॉडी से इस बॉडी पर होगा ना, वो कुछ यूँ होगा, ठीक है, या जैसे होगा तो सिर्फ ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है ना कि ऐसा नहीं होगा कि 1.2e हो रहा है, 1.3 हो रहा है, 5/2e हो रहा, इस तरीके से इसका जो ट्रांसफरेंस है यहाँ से वहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले जिन्होंने पहले जहाँ से टॉपिक शुरू हुई थी, तो एक अंग्रेजी मतलब कि प्रयोगकर्ता थे, उनका वो कौन थे, फैराडे साहब, पढ़े ही होंगे, साइंस में भी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ाई होती है। तो विद्युत अपघटन जिसको कि इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, मतलब जब वो किया गया ना, तभी इस बात का मतलब ना कि इस बारे में बोला गया कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इसी फॉर्म में होते थे। जैसे नहीं होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, तो इस इलेक्ट्रोड पर से इधर मतलब क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफरेंस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेनली वहाँ से इसके बारे में सोचना शुरू किया गया था, ठीक है। और जो मिल्टन साहब थे उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज अकर करती हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर NE। Q का मतलब Q यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश हो जाता है, और N जो है इसका इंटीजर मल्टीपल है। इंटीजर मल्टीपल का मतलब वही हो गया जैसे कि 1.2, 1.3 ये सब वैल्यू नहीं होगा, 2 पॉइंट में फ्रैक्शन में इसकी वैल्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जब भी होगा तो ये फुल ही होगा, होल ही होगा, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वांटाइजेशन समझ में आया होगा। मेनली इसके बारे में ना, मेनली ये क्या है ना कि हमको क्या करना है कि चार्ज का ट्रांसफरेंस करना है। तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो और जाहिर सी बात है कि क्या ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये कभी भी होगा तो एक पूर्ण लॉ इन द इंग्लिश वर्जन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कूलॉम्स लॉ कहना क्या चाहता है वास्तव में। तो हमने पहले ही देख रखा है या पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं उनका अपना एक प्रवृत्ति होता है, अपना एक प्रकृति होता है, वो धनावेशित हो सकते हैं, ऋण आवेशित हो सकते हैं। उसी तरह हर आवेशों के पास उनका एक अपना क्षेत्र होता है, यानी कि हर इलेक्ट्रिक चार्जेस के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
तो जो निगेटिव चार्जेस होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनका जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं। जब चुंबकीय ध्रुवों के बारे में भी अध्ययन किया होगा तब ये देखे होंगे कि जब हम लोग एक तरह के ध्रुव को जब एक साथ लाते हैं तो दोनों ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स कि ये मान लीजिए कि हमारा ये दो हमारे पास ध्रुव हैं, मैग्नेट हैं, चुंबक हैं ये दोनों। एक है हमारा, मान लिया कि ये हमारा पहला चुंबक और ये हमारा दूसरा चुंबक है। ये मान लिए कि इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। और जब आप इसके उत्तरी ध्रुव को इसके उत्तरी ध्रुव के पास लेकर आएंगे तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब दोनों के दक्षिणी ध्रुव को लेकर अपने आएंगे एक साथ तो ये एक दूसरे से दूर करेंगे। और जब यही उल्टा कर देते हैं, जब इसके उत्तरी ध्रुव को इसके दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जब हम लोग इसके उत्तरी ध्रुव को इसके दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसी तरह का जो प्रवृत्ति होता है वो हमारे आवेश में भी देखे जाते हैं। जब हम एक तरह के चार्जेस को किसी भी स्पेस में रखते हैं तो वे एक दूसरे पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिसके वजह से वो कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं। और जब हम दो विपरीत प्रवृत्ति के प्रकृति के, एक मान लीजिए कि ऋणावेश है, एक है हमारा धनावेश है, जब हम इन दो विभिन्न तरह के आवेशों को एक साथ स्पेस में रखते हैं तो दोनों आवेशों पर एक बल लगता है, और उसी बल का जो परिमाण होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं कूलॉम्स लॉ की सहायता से। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि चार्जेस का एक दूसरे पे इफेक्ट कैसा होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। सो लेट अस सी, ये माना कि हमारे पास एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा Q1 है और ये भी हमारा पॉजिटिव है Q2 चार्ज है। तो इसका ये जो पॉजिटिव यानी कि ये जो धन आवेश है, इसके जो क्षेत्र होते हैं उसका डायरेक्शन कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो ये और ये जो दोनों चार्जेज हैं, ये और ये जो दोनों चार्जेज हैं, इनमें बल कैसे लगेगा, एक का ऐसे ये धक्का इसको दे रहा है तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को ऐसे ऐसे धक्का देगा। इसका मतलब है कि अगर इस चार्ज की बात करेंगे तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कोई ना कोई बल का अनुभव हो रहा होगा, और अगर हम लोग इस चार्ज की बात करेंगे तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कुछ ना कुछ बल का अनुभव हो रहा होगा। तो ये जो बल होगा, इस बल का परिमाण क्या होगा, उसी को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स लॉ की सहायता लेते हैं। तो अब हमारे पास है, मान लिया कि ये निगेटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो इसके फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, वो होता है रेडियली इनवर्ड। तो इसमें भी यही केस आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम नेचर है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन। इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन। ओके, तो अब हम लेते हैं दो चार्जेस। ये माने कि हमारा पॉजिटिव है और ये माने कि ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, और इसका जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। तो चूँकि इन दोनों का जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वो क्या है, विपरीत है। एक धनावेशित है तो एक ऋणावेशित है, तो ये दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षित करने वाला। ये इसको आकर्षित करेगा और ये
इसकी ओर आकर्षित होगा, ठीक है, और ये इसकी ओर आकर्षित होगा, यानी दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला चाहेगा कि हम निगेटिव को खींच लें और निगेटिव चाहेगा कि हम पॉजिटिव को खींच लें। तो इन दोनों को खींचने के लिए जो भी बल रिस्पॉन्सिबल होगा उसी बल का परिमाण हम लोग काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, एक हम अगर चार्ज हम एक लेते हैं तो उसके बल से हमारा जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो क्या होगा। माने कि ये हमारा Q1 था, तो इसके वजह से क्या होगा, जो फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 होगा। इसका जो लगेगा, ये भी मान लीजिए कि फोर्स है, तो ये क्या होगा, Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। जैसा चार्ज होगा वैसा उसका बल लगेगा। प्रोपोर्शनल ये जो शब्द है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर हम लोग दो क्वांटिटी लेते हैं, दो राशियां लेते हैं, तो एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ेगी, और अगर पहली राशि घटती है तो दूसरी राशि भी घटेगी। यही मतलब होता है प्रोपोर्शनल का। इसके बाद इसकी जब हम बात करेंगे तो ये हमारा Q1 और Q2 हो गया। तो इसमें भी यही केस आएगा। चार्ज के प्रकृति पे नहीं डिपेंड करता है कि फोर्स क्या होगा। फोर्स हमेशा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि चार्ज का नेचर कैसा है। तो इन सिमिलर मैनर ये हमारा Q1 और ये हमारा Q2 है, इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है। तो ये जो बल होगा, पहला हम लोग ऊपर से ये तो देख ही सकते हैं कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। और यहाँ पे भी हम लोग ये देख सकते हैं कि जब ये फोर्स है Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक बात आती है कि ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों के बीच में दूरियां कितनी हैं। तो हम इसको मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है। r दूरी दोनों के बीच में, दोनों आवेश के बीच में जो दूरी है वो r है, ठीक है। दूरी का मेजरमेंट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब जो मात्रक पढ़े हैं, SI मात्रक, वो। तो ये क्या हुआ, जब आप दोनों को एक जगह करेंगे तो ये हमारा क्या आता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द चार्जेस। मीन्स दोनों आवेशों के गुणा करने पर जो भी हमें परिणाम प्राप्त होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बल का परिणाम, ठीक है। और अब जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो r है, तो जो फोर्स का जो फोर्स है वो कैसे डिपेंड करता है, उसके इन्वर्सली स्क्वायर पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बल दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के अनुपात, उसके व्युत्क्रमानुपात में उसके वर्ग के बराबर होता है। तो इसे जब हम एक जगह करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, तो हम लोग ये पहले देखे होंगे, ये जो हमारा कूलॉम्स लॉ का जो परिभाषा है वो क्या कहता है कि जब फ्री स्पेस में दो चार्जेस रख दिए जाएं, एक Q1 और एक Q2 हो, तो उन पे जो बल जिनके बीच में जो दूरी हो, अगर r दूरी पर दो चार्जेस रख दिए जाते हैं तो उनका जो बल होगा, उनके बीच में जो बल लगेगा वो उन दोनों के चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग होगा, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो नियम दिया था वो ये कहता है कि दो चार्जेस को स्पेस में r दूरी पर रख दिया जाए तो F जो बल लगेगा वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उनके बीच के दूरियों का उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे, और हम लोग ये जान रहे हैं कि जो बल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जो हम लोग पहले पढ़ ही रखे होंगे कि ये हमारा डिराइव्ड है, तो ये हमारा डिराइव्ड नहीं है। तो एक आधारी राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो इसी तरह से ये क्या है हमारा, ये नहीं, एक स्केलर और एक स्केलर नहीं होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो जो हमारा बल है वो
वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग फोर्स के इस गुण का इसका हमने नाम क्या डिस्कशन रखा नेक्स्ट था? कूलॉम्स कांस्टेंट। तो ये जो हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट है, उसको जैसे कि जो फिजिक्स है ना, वो कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें कोई एक वैल्यू देता है, तो इसी तरह से जो फिजिक्स जब मतलब पहले तो ये के एक वैल्यू बस असाइन कर दिया गया, लेकिन बाद में जब रिसर्च की गई, रिसर्च करने के बाद जो के था उसको और भी ज़्यादा जनरलाइज्ड करने के लिए मतलब क्या किया गया, ये हम लोग ये देखते हैं। तो ये जो हमारा के का जो वैल्यू है ना, उसे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर बताया गया। ठीक है, तो ऐसे भी ये देखिए, ये हमारा क्या है, 4 हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कोई इशू नहीं है किसी को। जो पाई है इस 3.14, इसका बहुत आगे तक वैल्यू होता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम लोग इतना रख के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अप्रॉक्सीमेट आंसर से मतलब है, एग्जैक्ट तो वैसे भी आता नहीं है। अब ये हमारा क्या है, इप्सिलॉन नॉट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट, क्या कहते हैं इसको, इप्सिलॉन नॉट। ओके, ये जो छोटा से जो गोल देख रहे हैं ना, इसका नाम है नॉट, और ये जो इस तरह से साइन जो करके यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम है इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो हमारा इप्सिलॉन नॉट होता है ना, वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, हमने पिछले कई वीडियो में बात किया कि हम लोग को चार्जेस कहाँ पे प्लेस करने हैं स्पेस में, हम कहाँ पे कोई चार्जेस को रख रहे थे स्पेस में, हम 2 चार्जेस 3 चार्जेस 2 भी हैं, 1 चार्जेस रख के हम लोग सारी चीज़ों को कैलकुलेट किए थे या समझे थे। तो अब ये हम लोग यहाँ पे ये समझिए कि ये मानिए ना कि हमारे पास ये Q1 है और ये हमारे पास Q2 है, और ये दोनों क्या है, आर मीटर से, आर मीटर, जो मीटर यहाँ पे हमारा यूनिट है। ठीक है ना, जैसे हम लोग पहले क्या बोल रहे थे, पहले हम लोग सिंपली आर और Q1 Q2 ऐसे करके डिफाइन कर रहे थे। तो अब चूंकि हमने यहाँ पर पूरे इसके मात्रक की बात कर ली है, तो अब हम लोग इसको आर मीटर और Q1 कूलॉम, Q2 कूलॉम के टर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो है, जो दोनों जो चार्जेज हैं Q1 और Q2, इन्हें क्या करते हैं कि बस ऐसे उठाएं और किसी भी जगह पे रख दिए। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि फ्री स्पेस कहने का मतलब ये होता है कि आप इन चीज़ों को सिंपल हवा में रख रहे हैं या फिर निर्वात में रख रहे हैं। ठीक है, एयर यानी कि हवा में या फिर निर्वात में रख रहे हैं। निर्वात यानी क्या हुआ, जहाँ पे हवा भी नहीं हो। तो वैसे भी जितनी भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं, तो आप हवा मानिए या निर्वात मानिए, बहुत ही कम का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हवा और निर्वात को ऑलमोस्ट सेम ही मान लिया जाता है। तो जब हम इसको बस नॉर्मल रख देते हैं, तो इसका कुछ अपना फील्ड होगा ना, कुछ क्या होता ही है, सारे चार्जेस के अपने फील्ड होते हैं, उनके क्षेत्र होते हैं, तभी तो हम लोग बात करते हैं ना कि हाँ ये फील्ड है, ये क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो फ्री स्पेस का क्या मतलब है, इस आप एक तरह से भी समझ सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है ना, कि जब आप चार्जेस को फ्री स्पेस में रख रहे हैं, तो वो आप मतलब अपने आप से होकर कितने फील्ड्स को, कितने मतलब कि फील्ड्स के अमाउंट को अपने के थ्रू पास होने देता है। वही कहता है परमिटी, यानी परमिट देना से परमिटिविटी बना। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट हुआ ना, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो इसका वैसे मतलब जैसे इसमें था ना, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे, के का, उसके भी कुछ जनरलाइज्ड वैल्यू थे, बाद में हम लोग प्रिसाइज करके लिखे थे, जो कि हमारा 9 × 10⁻9 आया था, है ना, 9 × 10⁻9 आया था, और उसकी यूनिट हमारी ये आई थी। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा क्या हो गया, आंकिक मान, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, आंकिक मान जो था न्यूमेरिकल वैल्यू।
न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ये देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, लेट अस सी। बट इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जब ये हमने k का मान इतना निकाला, ये तो हमारा अप्रॉक्सीमेट था, इससे भी पहले जनरलाइज्ड में था हमारा 8.57 ऐसे ऐसे करके था, ठीक है, ये था और यूनिट हमारी ये थी। तो ये जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, अब ये k किसके इक्वल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। तो k का मान जब तक इसका मान k के मान को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि k का मान इसका मान सही है, तब हम लोग उसको चेक करेंगे। तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 अपना न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आ गया। पाई के लिए जो डिसाइडेड है 3.14 वो हो गया, और एप्सिलॉन नॉट के लिए जो डिसाइडेड है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसको हल करेंगे ना, हल करेंगे तो ये आपको वैल्यू इतना ही दे देगा। जब आप इसको अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो ये इतना ही वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 बाई इतना हो गया ना, जब कन्वर्ट करेंगे ना तो ये इतना हमारा 9 × 10⁻9 दे देता है। इसका मतलब क्या है कि जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका है, मतलब कि इसके बदले इसको रखा जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है इक्वेशन में, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, ठीक है। तो हमारा जो जनरलाइज्ड इक्वेशन जो आया वो क्या हो गया कि हम लोग दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जो कि हमारा इन दो चार्जेस का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है, और आर्मीटर स्क्वायर जो हमारा था ये हो जाएगा। तो यहाँ तक जब भी हम बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, बस जो हाँ कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये क्या है, हमारा फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। सदिश मतलब दिशा के सहित, है ना, यानी दिशा के साथ, यानी कि इसके पास क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड तो होगा, उसके साथ इसके पास अपना डायरेक्शन भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बस परिमाण की ही बात की। आप यहाँ से निकालेंगे तो सिर्फ एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसमें हमने दिशा की बात कहीं पे भी नहीं की है, ओके। तो हमारा यहाँ पे जो सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आता है वो यही आता है, ठीक है। तो इतना जनरलाइज करने के बाद हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म्स को, ठीक है। तो उस वेक्टर फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, अगली वीडियो में कर देते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट सिर्फ परिमाण तक की बात हो गई। यहाँ तक हमने परिमाण के साथ सारी जितनी भी इसकी वैल्यूज थे, हाँ एक चीज़ लेफ्ट हो गया है इसमें कि हम लोग इसकी यूनिट डिसाइड कर रहे थे ना, इसकी यूनिट डिसाइड कर रहे थे। तो ये क्या था हमारा, ये k के रिस्पेक्ट में ये इन्वर्स में आ रहा है ना, k के इन्वर्स में आ रहा है ये। तो जब इन्वर्स होता है इसका, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब हम इन्वर्स की बात करते हैं, मान लिए कि 1/2 है और इसका इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाता है, 1/2 होता है, यानी कि ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है हमारा, ये क्या बन जाएगा, 1/N कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो जो मतलब कि इन्वर्स है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, पर न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट हो जाती है इसके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे बाइलिंगुअल होगी। तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये प्रूफ किया था कि जो फोर्स होता है, फोर्स = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², जहाँ पे Q1 और Q2 हमारा क्या था, Q1 Q2 हमारा, ये Q1 हमारा फर्स्ट चार्ज था लाइक दिस, एंड ये Q2 हमारा सेकेंड चार्ज था, और जो R था ये दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस था।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसी को देखेंगे। तो ये मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि तो पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे ये Q1 है और ये Q2 है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये है R, ठीक है, ये है हमारा R। इसका जो फोर्स है Q1 की वजह से जो फोर्स है वो F1 है, और Q2 की वजह से जो फोर्स है वो F2 है। तो हमने इससे आगे ये देखा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 बाई R²। अब यहाँ पे ये यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। तो जब तक मैग्नीट्यूड रहेगा तब तक तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं बना, ठीक है। तो जब हम इसमें डायरेक्शन ऐड करेंगे तब ये क्या बनेगा, हमारा वेक्टर फॉर्म में फोर्स बन जाएगा। तो इसके लिए अब ये जो R2 है ये R² है ना, इसको हम लोग को क्या बनाना है वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पे हम लोग को क्या ऐड करना है, एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है वही इसके डायरेक्शन को बताता है। तो ये देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ये वेक्टर है, ये 2 पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंट में मान लीजिए एक ये है और एक ये बी है, दोनों के बीच में ये जो ए बी है वो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मीन्स क्या कि ये ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन और बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन बताएगा। अब एरो के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि हम किससे किसके तरफ जाना चाह रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये ए बी वेक्टर क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर का यूनिट या फिर कैप, यही जो हमारा यूनिट वेक्टर है यही क्या बताता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जब डायरेक्शन आप निकालेंगे तो इसको आप इधर ही रहने दीजिए, ठीक है, ये इधर का इधर ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर यानी जो डायरेक्शन है वो इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्या करते हैं, हम इसको F12 कर दे रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और ये F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इससे मैं एक काम करती हूँ ना, लिख ही देती हूँ। F21 है हमारा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है, यानी कि ये जो Q2 पर जो बल लगेगा वो Q1 के वजह से लगेगा, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ओके, तो अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, तो ये जब पोजीशन वेक्टर है तो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है आप इधर से मेज़र कीजिए, इधर से मेज़र कीजिए, दोनों तो कांस्टेंट रहेगा ना। यानी कि अगर आप बात करते हैं R12 यानी कि R1 माइनस R2 की बात कर रहे हैं, और जब R21 की बात कर रहे हैं तो R2 माइनस R1 की बात कर रहे हैं, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 और 4 हो गया, हम एक बिंदु ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हमने R दिया, इसका नाम R1 दिया, इसका R2 दिया, तो आप इससे इसको निकालिए, इसको इससे निकालिए, बस क्या हो जाएगा, जो भी अपना 4 यूनिट है वो 4 यूनिट ही रहेगा। आप इधर से निकालेंगे उधर से निकालेंगे, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि पहले हम लोग F21 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। F21 तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ना कि R12 का मॉड, इसको क्या लिख सकते हैं, R21 का मॉड लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे F21 निकाल रहे हैं, यानी फोर्स
फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो पोजीशन हम लोग को इस तरह से रखना सही होगा ज़्यादा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R21 और वेक्टर होगा क्योंकि वेक्टर में लिखना है R21 वेक्टर। अब ये क्या होता है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसका जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो ये देखिए, जब आप इस पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जो डिस्टेंस है आप इसको जब 1 से 2 नाप मेज़र करेंगे तो क्या लिखेंगे, R12 लिखेंगे। और जब आप R21 की बात करेंगे यानी आप इसके रिस्पेक्ट में इसका ले रहे हैं और R12 का मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है ना। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R12 का मैग्नीट्यूड, फिर ये हो जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो गया हमारा, जैसे यूनिट आया ये हमारा बता दिया कि डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है। अब इस R को हमें रिप्लेस करना है, कि क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 और R21 वेक्टर डॉट, इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं इस तरह से, तो जैसे ये था उसी तरह से ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा R21 रहेगा। तो ये देखिए कि ये देखिए स्क्वायर है इसका, है ना, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया क्योंकि R स्क्वायर है तो R स्क्वायर होगा, तो ये हमारा R स्क्वायर होगा। तो जब ये और ये है दोनों का एक क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, F21 यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये यहाँ पे हमारा ये बताता है कि ये मैग्नीट्यूड है जो सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा इतना दूर तक वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से लगेगा, ठीक है, यानी ऐसे उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज होगा ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो यही सारी चीज़ें पलट जाएंगी। तो जब हम लोग F12 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और R12 का होल क्यूब डॉट R12 वेक्टर, ठीक है। तो हमने अभी तक ये देखा कि कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो एक बात हमने पहले बोला था कि दो क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि जब आप चार्ज के क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल करते हैं तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले फोर्स है और अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं कि Q1 है उसको हम ट्वाइस ऑफ Q1 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, Q2 को, Q2 ऐसे ही रह गया। पहले जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया वो, जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो सिर्फ Q1 और Q2 है। तो जब यहाँ पे Q1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको डबल किया जा रहा है, Q2 को सेम रखा जा रहा है, तो यहाँ पर जो नया फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 गुना F न्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, ओके। और जब आप R को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जब R को मान लीजिए कि आप 2 यूनिट से बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, F देखिए ये इसके R स्क्वायर है, तो आप R को, पहले ये R था, अब नया वाला जो हम इसको क्या, नया जो पहले R था और अब हम क्या करें, इसको 2R कर दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं,
2r, इसको तो ये क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, मीन्स कि फोर्स जो है अब वो कम हो जाएगा, ठीक है, फोर्स कम हो जाएगा कितना से 1/4 से, ठीक है। तो